Okay, so circle theorems. In circle theorems, yesterday we discussed all the 8 theorems. ठीक है, सारे 8 theorems हमने कवर कर लिए कल की क्लास में. आज की क्लास में उस 8 theorems का पहले एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है. सो कल हमने जो स्टार्ट किया था वो सर्कल थ्योरम नोट्स के थ्रू स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पूरा सर्कल बेसिक्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स इस चैप्टर में आप देखोगे बार बार यूज हुई है, हमने उसके ऊपर बात करी थी. हमने डिफरेंस पढ़ा था, डायमीटर और कॉर्ड का डिफरेंस पढ़ा था. डायमीटर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. और फिर हमने कॉर्ड के बारे में बात करी थी कि जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर के अबव या बिलो होती है, लेकिन कभी भी जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास नहीं होती. ठीक है ना. तो ये डिफरेंस हमने पढ़ा था कि डायमीटर सेंटर से पास होता है और कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास नहीं होती. और दोनों उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर हो गया या कॉर्ड हो गया, उसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं. इसके बाद हमने सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस पढ़ा था. सेक्टर जो होता है इट्स लाइक अ पिज्जा स्लाइस, सही है ना. पिज्जा स्लाइस में लाइक it's bounded by radii, an angle and an arc. That is called a sector. There are two types of sector: minor sector and major sector. Minor sector is the smaller part of the sector and major sector is the larger part of the sector, right? इसके बाद हमने सेगमेंट के बारे में ये पढ़ा था कि सेगमेंट का रेडियाई से कोई ताल्लुक नहीं होता. सेगमेंट का जो सिंपल ताल्लुक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड से होता है, क्योंकि कॉर्ड, अगर आप किसी भी सर्कल में कॉर्ड बनाएंगे तो वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, एक लार्जर पार्ट, एक स्मॉलर पार्ट. तो जो लार्जर पार्ट होगा वो आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा. लाइक दिस इंटायर थिंग, ये जो मैं रेड से शेड कर रही हूँ ना, ये पूरी चीज आपकी मेजर सेगमेंट होगी. और ये जो कॉर्ड से डिवाइड हुआ हुआ है, इसके नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन जो है, ये आपका होगा माइनर सेगमेंट. ठीक है. बट देन आई टोल्ड यू कि मेजर माइनर इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है. अगर आप मेंसुरेशन करेंगे उसके अंदर हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे सेक्टर, सेगमेंट, ये सारी चीजों की. अभी फिलहाल एक बेसिक सा आइडिया होना जरूरी है कि सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या होता है और ये होते क्या है. कॉर्ड और डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट भी हमने बात कर ली थी, टी फॉर टेंजेंट एंड टी फॉर टच. ठीक है ना. यानी कि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजर जाता है, हमेशा बाहर की तरफ बनता है. फिर इसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था. देन वी स्टार्टेड विथ थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 1 में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे. ठीक है. रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट अ राइट एंगल, हमेशा 90 डिग्री बनाता है. दूसरी चीज, 2 रेडियाई फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर 2 रेडियाई बने हुए वो कॉर्ड से मर्ज कर रहे हैं तो वो हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है जिसकी 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड. ये तीनों कंपोनेंट्स थ्योरम नंबर 1 का पार्ट है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉप होकर कॉर्ड को कट कर रही है तो हमेशा वो कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. दूसरी चीज, क्योंकि परपेंडिकुलर का तो हमें समझ आ गया कि 90 डिग्री बनाएगी. दूसरी चीज बाइसेक्टर. बाइसेक्ट का मतलब है बाइसेक्ट, कट करना. ठीक है. बाइसेक्ट मींस कट इनटू इक्वल हाफ्स. कट इनटू इक्वल हाफ्स, ये होता है बाइसेक्ट करना. ठीक है ना. तो यानी कि ये जो लाइन सेंटर से ड्रॉप होके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो 90 डिग्री के साथ साथ इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी कर रही है. सो फॉर इंस्टेंस इफ दिस इंटायर कॉर्ड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. तो इतना पार्ट 5 है, इतना पार्ट 5 है. और अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप खुद से भी यूं ट्रायंगल ड्रॉ करके ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो ना. ठीक है. ये रेडियस हो जाएगा बिकॉज सेंटर से सरकमफ्रेंस पे आ रहा है. अच्छा, इसके बाद थ्योरम नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, काइट शेप थ्योरम. एक्सटर्नल पॉइंट, इफ द टेंजेंट्स आर जॉइंड विद द एक्सटर्नल पॉइंट सो द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. इट्स अ काइट शेप थ्योरम. आल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रिलैटरल. ठीक है. और मैंने आपसे ये भी बताया था कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कनेक्टेड है, बिकॉज अगर काइट बन रही है तो ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है, ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है, ये 90 डिग्री इस तरह से बन रहा है कि ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं. ठीक है. और इसके बाद हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे.
एग्जाम्पल क्वेश्चंस के बाद हमने थ्योरम नंबर 3 में हमने इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल पढ़ा था। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या था? वो वाला एंगल जो कि दो कॉर्ड से बनता है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल वो वाला एंगल था जो दो कॉर्ड से बनता है और वो हमेशा सरकमफ्रेंस पर बनता है, दैट इज द इंस्क्राइब्ड एंगल। और सेंट्रल एंगल जो होता है वो वाला एंगल होता है जो दो रेडियाई से बनता है और सेंटर ऑफ द सर्कल पर होता है, ठीक है। और लिंक जो है वो हमारा थ्योरम नंबर 3 है। लिंक किसका? लिंक होता है इंस्क्राइब्ड और सेंट्रल एंगल का। इनका जो लिंक है वो बेसिकली हमारा थ्योरम नंबर 3 है, विच इज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सही है। सो फिर ये बात याद है, एरो हेड वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो अगर सपोज करो कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है और पूछा है कि ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये 30 डिग्री होगा। सही है। इसी तरह अगर ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ होता है तो आप ये कहेंगे कि ये है 40 डिग्री, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। और सबटेंडेड का मतलब भी कल मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि ये जो दोनों आर्क्स बन रही हैं ये लाजमी 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 एक एक कॉमन आर्क की तरफ फेस कर रही होंगी, जिनका फेस देखो, इसका फेस और इस आर्क का फेस, सबका फेस एक जैसा है। सही है। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सबटेंडेड आर्क्स। और इसके बाद मैंने इसकी वेरिएशंस आपके साथ डिस्कस करी थी, जो मैंने आपको समझाई थी किस तरह से सवालात एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वाड्रिलैटरल के ऊपर भी बात करी थी, रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर बात करी थी। फिर हमने ये पूरा जो है डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है लेट्स से, तो आप इस एंगल को, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। लाइक इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ओवर हियर, सो यू कांट से कि ये वाला जो एंगल है वो डबल होगा इसका। यू कांट से दैट बिकॉज इसका फेस इस आर्क की तरफ है और इस एंगल का फेस ऊपर वाली आर्क की तरफ है। सही है। सो ये वाली प्रॉपर्टी इस केस में अप्लाई नहीं हो सकती, राइट। इसके बाद हमने थ्योरम नंबर 4 डिस्कस किया था। बहुत सिंपल सी ये प्रॉपर्टी थी हमारी कि राइट एंगल इन सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल के ऑपोजिट, सेमी सर्कल के ऑपोजिट, सॉरी नॉट सेमी सर्कल, डायमीटर के ऑपोजिट जब कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन शर्त ये है कि वो एंगल आपका सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए। सही है ना। और फिर मैंने इसको आपको रोटेट करके भी बताया था इसमें, ठीक है ना, कि हम कहीं पर भी सेमी सर्कल के अंदर कहीं पर भी मूव करेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री ही देगा, है ना। बट सेमी सर्कल के अंदर होना चाहिए और सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए। So that was the property, theorem number 4. And then we discussed theorem number 5, angles in the same segment, यानी कि bow shape, Spider-Man eyes, ठीक है ना। तो किस तरह से किया था थ्योरम नंबर 5? बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बताई थी। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये सर्कमफ्रेंस पर होने चाहिए। ये दोनों एंगल्स जो इन द सेम सेगमेंट हैं, वो दोनों, पहली बात तो ये है कि सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए, और दूसरी चीज उनकी जो सबटेंडेड आर्क है वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि सेम टू सेम इसी इसी एंगल के फेस, सेम फेस होना चाहिए इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। सो हमने यही चीज पढ़ी थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क at the circumference are equal. So if this is 30 degrees, this would also be 30 degrees, and if this is 40 degrees, this would also be 40 degrees. सही है। इसके बाद थ्योरम नंबर 5 की हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, एंड देन फिर हमने थ्योरम नंबर 6 स्टार्ट किया था, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का बताया था, एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का डिफरेंस बताया था। इफ एनीवन रिमेंबर्स डिफरेंस क्या था, मुझे बताओ। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल का डिफरेंस ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, पहली बात तो ये है कि सर्कल के अंदर होता है। दूसरी बात ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो चारों पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल को टच करते हुए गुजरते हैं, लाइक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए गुजरते हैं। अगर 3 पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं होगा। इसके बाद नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, वो हो सकता है कि सर्कल के अंदर भी हो और हो सकता है कि सर्कल के बाहर हो। लेकिन अगर नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल अगर सर्कल के अंदर होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके चारों पॉइंट्स
सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करें, ठीक है ना। तो हमने इसकी एग्जांपल इसके थ्रू भी समझी थी, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज अ नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल, this is even a normal quadrilateral because all the points are not lying on the circumference of the circle, but in this case this is the only cyclic quadrilateral that we have, right? अच्छा, इसके बाद थ्योरम नंबर 7। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का हमने ये भी पढ़ा था कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनते हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो नहीं होता, सही है। सो इसमें यहाँ पर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, दे आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप कह लो कि दे ऐड अप टू 180 डिग्रीज, सही है। इसके बाद थ्योरम नंबर 7 हमने पढ़ा था। थ्योरम नंबर 7 क्या पढ़ा था कि जो एंगल बनता है ना टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, जो एंगल बनता है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, वो वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होता है उसके इक्वल होता है। सॉरी माय स्क्रीन गॉट स्टक, शेयरिंग अगेन। अच्छा, सही है। यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनता है ना कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होता है उसके इक्वल होता है। सो इफ दिस इज 30 डिग्रीज दिस वुड आल्सो बी 30 डिग्रीज, एंड इफ दिस इज 60 डिग्रीज सो दिस वुड आल्सो बी 60 डिग्रीज, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके बाद लिखना भी सिखाई थी सारी प्रॉपर्टीज के, लिखते कैसे हैं। और लास्टली हमने इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल और इक्वी डिस्टेंट और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि सेम है, तो ये दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस भी सेम होगा। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड्स, if it's same, so the lengths of the chords would also be same. And similarly, if the lengths of the chords are given that they are equal in length, so the distance, if the chords are equal in length, so the distance of those chords from the center would also be same. So you have to remember these things, okay? So let's do a few example questions. But before example questions, let's do few book questions so that सारी properties clear हो जाएं, ठीक है। let's do this one, exercise 13A, question number 1A. आप लोग अपने रजिस्टर में ये कर लो, ठीक है। ये वाले क्योंकि बुकलेट में नहीं है, बुकलेट में डायरेक्ट एग्जाम्पल एंड पास पेपर के क्वेश्चंस है, तो आप जो है वो रजिस्टर में इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा ना। देखो, गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पहली बात तो ये है कि आप ये देखो कि ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉप होकर सर्कमफ्रेंस पर टच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये रेडियस है और इसी तरह से ये रेडियस है। तो जब दो रेडियस कॉर्ड को टच करते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला पूरा, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सही है। ये पूरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपको देख नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, और ये जो है A है, so this is also A. What you can do is simply you can apply, this is 5, so definitely यहाँ से यहाँ तक का let's name this point, इसको मैं नाम दे रही हूँ X, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, so definitely जो OX है वो भी 5 होगा। तो अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये है O, ये है X, और let's say this is Y, this is Z, so this is Y, ठीक है। तो एक्स वाई ए है, ये 13 है, और ओ एक्स 5 है, ये 90 डिग्री है। अब आपको दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस के थ्रू इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला किसको याद है? ये लगाते हैं, पाइथागोरस कर लेना, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने बस डायरेक्टली सॉल्व करना है एंड देन फाइंड द आंसर्स। सो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप ए को सब्जेक्ट बना लेना, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है मुझे बताओ, कैलकुलेटर चलाओ, मुझे बताओ क्या आ रहा है। 169 माइनस 25 करेंगे एंड देन टेक द स्क्वायर रूट,
सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ ए? ठीक है, बताते जाओ। फिर जो ए की वैल्यू आ गई, क्या आ रही है ए की वैल्यू? 12 आ रही है। ठीक है, ए की वैल्यू 12 आ रही है। अब आपने इस ट्रायंगल को यूज किया, इसमें ए की वैल्यू 12 पुट करी। जब ए की वैल्यू इसमें 12 पुट कर दी और यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है, तो अगेन ये ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज 12, दिस इज 5। यू कैन फाइंड आउट द एंगल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। ठीक है, ये आपका है परपेंडिकुलर, ये है आपकी बेस, तो tan लग जाएगा, tan बी। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेक द इनवर्स, टेक द इनवर्स एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, टेक द इनवर्स एंड फाइंड आउट द आंसर। अच्छा, आ जाओ पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी कैसे होगा? अच्छा देखो, पार्ट बी, पार्ट बी में सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें यहाँ पे सी फाइंड करना है और ये डी फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा ये कॉर्ड यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई हुई है, लेकिन कॉर्ड मेरे ख्याल में आपकी बुक में गिवन है, गिवन लाइक दिस, है ना? ये गिवन है, सही है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सी निकालने के लिए सबसे पहले, सही है, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी कौन सी है? एक लाइन सेंटर से ड्रॉप हो रही है और कॉर्ड पर जाकर गिर रही है, ठीक है ना? इट्स ड्रॉपिंग ऑन द कॉर्ड, सो व्हेन अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ड्रॉप्स एट द कॉर्ड, सो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट? सो अगर ये पूरी लाइन 26 है, तो ये दो इक्वल हाफ्स में 13 13 की हो जाएगी। ठीक है, ये 13 हो जाएगा और इसी तरह से ये भी 13 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी तरह से हम, ये जो 17 है ये क्या चीज है? देखो ये 17 है, रेडियस है। तो अगर एक इमेजिनरी लाइन बना ली जाए लाइक दिस, सही है, और ये भी रेडियस है, ठीक है ना? दिस लाइन इज ऑल्सो अ रेडियस, सो इफ वी नो रेडियस इज 17, सो डेफिनेटली दिस लाइन वुड ऑल्सो बी 17, है ना? ये वाली लाइन भी 17 होगी। तो अब आप इजीली सी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। दिस इज 17, या हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट 17 है, और आपको 13 दिया हुआ है। ठीक है, सो नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस अगेन एंड फाइंड आउट सी। अच्छा, सी फाइंड आउट करने के बाद आ जाओ डी की तरफ। अच्छा, डी की तरफ आ जाओ। देखो डी के नीचे ये जो कॉर्ड दी हुई है ना, ये पूरी दी हुई है 16 मीटर्स की। ठीक है, ये पूरी दी हुई है 16 मीटर्स की। अब अगर मैं एक लाइन सेंटर से ड्रॉप करके नीचे ले जाऊं, तो अगेन ये वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है जो थ्योरम नंबर 1 है हमारा। हमारा जो थ्योरम नंबर 1 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, ये वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है, 90 डिग्री और बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। सो अगर ये पूरा 16 है, सो डेफिनेटली दिस वुड बी 8 एंड दिस वुड ऑल्सो बी 8, सो दिस इज 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8। अब आप एंगल निकालना चाह रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू आराम से एंगल निकाल लोगे। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं, बताओ, चैट पर बताते जाओ। What trigonometric ratio should I apply over here to find out D? Yes, cos, cos लग जाएगा, और cos के थ्रू आप लोग एंगल D निकाल लोगे। ठीक है ना? Okay, I want you guys to try out part C. पार्ट सी करो, देखो सॉल्व हो रहा है, फिर मुझे बताओ। पार्ट सी में ई और एफ की वैल्यूज निकाल के मुझे बताओ, सॉल्व हो रहा है? देखो सबसे पहले तो ई निकालना है। ठीक है, ई निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले तो रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो, क्योंकि रेडियस क्या चीज होती है? रेडियस इज अ लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रॉप्स एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस पर ड्रॉप कर रही है, तो ये वाली जो लाइन है ये हम रेडियस कहेंगे, ये है रेडियस। ठीक है, इसको मैं यहाँ नाम दे रही हूँ आर। अगर मैं किसी तरह ये आर फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, आर फाइंड आउट करने के बाद फिर मेरे पास इजीली
ई भी आ जाएगा और एफ भी आ जाएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है, 10 मिलीमीटर्स की कॉर्ड दी हुई है, और अगर वो सेंटर से ड्रॉप करेगा, जो ड्रॉप करेगी लाइन, तो वो 10 मिलीमीटर को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगी, यानी ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। सही है। सो लेट्स फाइंड आउट आर। अब आर कैसे निकालेंगे? आर निकालने के लिए आप यहाँ पर एक एक लाइन बना लो, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन अगर हम बनाएं, तो ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई है ये भी रेडियस है। ठीक है, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रॉपिंग एट द सर्कमफ्रेंस, सो ये भी रेडियस है। ठीक है, अब ये है 90 डिग्री। क्योंकि सेंटर से जो लाइन ड्रॉप होती है वो कॉर्ड को 2 हाफ्स में बाइसेक्ट करती है, तो ये पूरी कॉर्ड की लेंथ है 12, सो दिस वुड बी 6 एंड दिस वुड आल्सो बी 6। सही है। सो let's just find out r. This is 5, this is 6। पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस के थ्रू r स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25। टेक द अंडर रूट of 36 plus 25, and that is 61, so r is equals to under root answer, that is going to give us 7.810। अभी रेडियस राउंड ऑफ नहीं करना, सुन लो। ये जो इंटरमीडिएट P2 की वर्किंग होती है ना, P2 में जो आप मिडिल वर्किंग करते हो, वो हमेशा आपने 5 to 6 डिजिट्स तक देना होती है। ये जो इंटरमीडिएट वर्किंग है ये आपने 5 to 6 डिजिट्स तक देनी होती है, ओरिजिनल राउंडिंग ऑफ नहीं करनी होती है, एंड इसी से आपके 100% एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो फिर अब आप आ जाओ इस वाले ऊपर ट्राइंगल की तरफ, ये वाला ट्राइंगल। आपको मैंने बोला कि जो आर है वो आप यहाँ पर पुट कर दो। अब आपके पास ये वाली साइड आर आ गई, ये ई है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट एफ। कैसे? एक और ट्राइंगल बना लो, स्मॉल सा, लाइक दिस। उप्स, ठीक है, तो ये आपका है एफ, ये है 5, ये है आपका ई, और ये है आपकी 7.81024, ये हो गया 90 डिग्री। तो पहले आप लोग अगर ई निकालना चाह रहे हो तो ई निकालने के लिए पाइथागोरस, वापस से पाइथागोरस लगा लो, और एफ निकालना चाह रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। मेन की यहाँ पर क्या थी, पिक करने वाली चीज क्या थी, कि आपने इसको रेडियस नहीं लेना, ये ब्लंडर नहीं करना, और रेडियस बल्कि इनफैक्ट आपको अननोन है, सवाल में आपने रेडियस फाइंड आउट करा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने पाइथागोरस लगा लिया, और मुझे इसका आंसर बता दो, ई का क्या आ रहा है फाइनल, सबका आया, इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके ई की वैल्यू निकाल लेना, और एफ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, दिस इज बेस, this is hypotenuse, so curly brown here, you will apply cos f equals to base over hypotenuse। एंगल निकालने के लिए हमेशा 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 इनवर्स लेते हैं। एंगल निकालने का सवाल आता है 2 मार्क का आपके पेपर के अंदर, तो f इक्वल्स टू cos इनवर्स 5 अपॉन 7.8124। फाइंड आउट f एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट e। सही है, सो ये वाली सारी चीजें थी, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर थ्योरम नंबर 1 अप्लाई हुआ है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली चीज अप्लाई हुई है, और ऊपर एक आइसोसेलेस वाली चीज भी अप्लाई हुई थी। सो दैट वाज प्योरली थ्योरम नंबर 1। मिस आई टुक 61 इन द स्क्वायर रूट फॉर्म फॉर ई, 61 इन द स्क्वायर रूट फॉर्म, हाँ सही है, परफेक्ट, वो तो और भी अच्छा है युसरा, गुड। अगर आप यहाँ पर अंडर रूट 61 डायरेक्टली ले रहे हो और फिर यहाँ पर भी अंडर रूट 61 ले रहे हो, तो अंडर रूट और स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 61 में से आप 5 स्क्वायर को माइनस कर दोगे, which would be 61 minus 25, and then you can take the under root and find out e। सही है, वो भी सही है, सही है। पार्ट सी सबको समझ आया? अंडर रूट मिस 36 अंडर रूट लेकर ही 6 आ रहा मेरा, अंडर रूट 36 क्यों लिया है यहाँ पर, रेडियस निकालने के लिए। अंडर रूट 36 यहाँ पर लिया है, कहाँ लिया है, दूसरे पाइथागोरस में। नहीं नहीं, अंडर रूट 36 यहाँ नहीं लेंगे ना,
यहाँ आप ये √61 का आंसर है, तो यहाँ जो आप लोगी वो √61 लोगी, √36 नहीं लोगी। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, ये √61 है। सही है, क्लियर। मिस वहां वो ही लगा है। हाँ, तो ये जो आंसर आ रहा है वो √61 का आ रहा है ना, ये जो आंसर आ रहा है ये √61 का आ रहा है ना, तो यही यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि देखो ये जो रेडियस है ये और ये दोनों बराबर है। अगर ये √61 है तो ये भी √61 होगा ना। सही है, ये √61 है तो ये भी √61 होगा। अच्छा, आप ये कह रही हो, आप क्या कह रही हो यहाँ पे, इस ट्राइंगल का कह रही हो 6² 36। तो वो किया ना मैंने यहाँ पे, ये देखो पहले एक दफा पाइथागोरस मैंने इस ट्रायंगल में लगाया। सही है, देखो मैंने एक एक पाइथागोरस इस ट्रायंगल में लगाया, वो ये रहा, जिसमें आपके पास ये 6 थी बेस और परपेंडिकुलर 5 थी। ठीक है, आपने ये वाला पूरा फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस से रेडियस निकाल लिया। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज जो था वो रेडियस था, वो आपके पास आ गया 7.81024 या फिर √61। यही आर इस लाइन के बराबर है जो ऊपर वाला ट्रायंगल है। अब दोबारा से पाइथागोरस लगाना है क्योंकि ई हमारा इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहां पर अगर √61 है तो दोबारा पाइथागोरस लगाएंगे तो हम √61 और 5 लेंगे ना, तो ई आ जाएगा। इसमें 6 तो है ही नहीं कि 6² 36 बन जाएगा, अब 6 का काम तो है ही नहीं इसके अंदर, इस ट्रायंगल में। क्लियर। सही है, अब आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। देखो, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ। सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बना के उसमें सेंटर बनाते हैं। ठीक है, सेंटर बनाते हैं ओ। ए बी इज अ chord of a circle, center O and with radius 17, given that AB is 16। सही है, चलो पहले तो एक chord बनाते हैं ए बी, ये chord है ए बी। ठीक है, और इसकी लेंथ है 16। सही है, अच्छा ये सेंटर सेंटर ही लग रहा है ना, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए वैसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोला हुआ है कि रेडियस, अब रेडियस बनाते हैं। देखो अगर ये सेंटर ओ है तो रेडियस की जो लाइन होगी वो डेफिनेटली यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगी, और फिर इसी तरह से यूं भी बन सकता है, ओ ए भी रेडियस हो सकता है या ओ बी भी रेडियस हो सकता है। सो जब भी रेडियाई कॉर्ड को, उसके एंड पॉइंट्स, रेडियाई के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉर्ड को जाके मीट करेंगे तो एक आइसोसलीस ट्रायंगल बनता है। थ्योरम नंबर 1, आइसोसलीस ट्रायंगल बनता है। ये देखो, थ्योरम नंबर 1, तो आइसोसलीस मतलब के दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड आल्सो बी इक्वल। सो यही चीज है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। फ्रॉम ओ यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, यहां से स्टार्ट करो, एक लाइन बनाओ और यहाँ ए बी की लाइन पर आकर स्टॉप कर दो। तो स्टार्ट करते हैं ओ से, परपेंडिकुलर लाइन है तो गो डाउन स्ट्रेट एंड देन ज्वाइन विथ ए बी, स्टॉप एट ए बी। ठीक है, जब परपेंडिकुलर ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी तो यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस और बी से ये सेंटर पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाएगा। सो इट मींस दैट इफ द इंटायर chord is of 16, so it would be 8 and this would also be 8। okay, and this is going to be 90 degree। you have to find out the perpendicular distance। ये जो lines ये मैंने ड्रॉप की है ना, this line over here, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये अननोन है जो मैं ब्लू से कर रही हूँ ना मार्क, ये लाइन अननोन है एक्स। सही है, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। अच्छा, हमें रेडियस 17 दिया हुआ है। ठीक है, ये रेडियस हमें 17 दिया हुआ है, सो अगर ये 17 है सो ये भी 17 होगा। क्या खूबसूरत सर्कल बनाया मैंने, है ना। अच्छा, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स। एक्स फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा के एक्स फाइंड आउट कर लेना। हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक साइड गिवन है, एक्स आ जाएगा पाइथागोरस के थ्रू।
सही है। सो ये सवाल क्या सब लोग कर लेंगे पाइथागोरस के थ्रू सॉल्व? देखो, गिवन दैट O is the center of each of the following circles, find the values of the unknowns. Okay, we have to find out the values of the unknowns. इसमें यहाँ पर देखते हैं, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड में A अननोन है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर हमारा थ्योरम नंबर 8 अप्लाई हो रहा है। थ्योरम नंबर 8 जो हमने किया था वो किया था ना कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट एंड इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। यही वाली चीज हमने थ्योरम नंबर 8 में पढ़ी थी। सो ये बात बताई गई थी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है अगर वो सेम है तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स वुड आल्सो बी सेम। और यहाँ पर हमें यही चीज दी गई है कि अगर आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड्स इट्स सेम, दिस लाइन शोज कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो जो कॉर्ड्स की लेंथ होगी वो भी बराबर होगी। इवन दो देखने में लग रहा है कि ये 12 है और ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या लगेगी? इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, आ जाओ बी की तरफ। बी डिग्रीज निकालते हैं। बी निकालने के लिए अब देखो कि ये एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ लाइन। ये लाइन जो मैं बना रही हूँ ना, ये रेडियस की लाइन होगी। ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये रेडियस की लाइन है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को जाकर टच कर रही है। अच्छा, इसके अलावा बी के लिए कोई वर्किंग करनी नहीं पड़ रही। बी के लिए वर्किंग इसलिए नहीं करनी पड़ रही क्योंकि ये लाइन सेंटर से ड्रॉप हो रही है कॉर्ड पर। तो जब कॉर्ड पर ड्रॉप हो रही है तो डेफिनेटली वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, या ये कह लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगेन थ्योरम नंबर 1, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड है, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री होगी ना, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, बी की वैल्यू वुड बी 90 डिग्री। क्या ये पार्ट ए सबको क्लियर हुआ? प्लीज थम्स अप शो करो, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। सही है, परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लेट्स सी। अच्छा, अब कॉर्ड्स हमारी जो है वो इस तरह से दी हुई हैं। पहले हमें यूं दी हुई थी, अब हमें इस तरह से दे दी है। सही है, गुड इनफ। इसके बाद क्या बोला हुआ है कि एक कॉर्ड की लेंथ है 22, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इट्स सेम। ये वाली लाइंस क्या शो करिए? तो इसका मतलब कि इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। सो आई कैन से दैट एक्स वुड बी इक्वल्स टू 22 centimeters. Equidistant chords are equal in length. All right, let's find out why. बहुत क्लियर है। देखो, ये लाइन सेंटर से ड्रॉप होके कॉर्ड को इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सही है, सो y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, सेम एज पार्ट ए। सेम एज पार्ट ए, बस फर्क इतना है कि कॉर्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज है। अच्छा, आ जाओ पार्ट, इसका सी भी है एक या नहीं? ओके, इसके दो ही पार्ट्स हैं क्वेश्चन 5 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 7 को। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड एक्स वाई कट्स एक्स वाई एट एन। ठीक है, पहले तो हम एक कॉर्ड बनाते हैं एक्स वाई। लेट्स मेक अ कॉर्ड एक्स वाई। लाइन अच्छी नहीं बनी यार, एक सेकंड। एक्स वाई, एक्स वाई, सही है। कट्स एक्स वाई एट एन एंड द सर्कल एट पी। सही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स गो डाउन। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, यानी कि ये इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। एक्स वाई को वो एन पे कट कर रहा है, ये पॉइंट एन है। सही है, और अगर हम इसको और ज्यादा
बढ़ाएं नीचे तक, सर्कल तक लेकर जाएं, तो वो सर्कल को पी पर कट कर रहा है, यही बात है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल को पी पर कट कर रहा है। मिस, इट विल बी बिकॉज ऑफ एक्स। अच्छा, एक सेकंड में आती हूँ, उस पे आती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन, ओके। एक्स वाई इज 16, पूरा ये एक्स वाई आपको 16 दे दिया है, सही है। ये पूरा एक्स वाई आपको 16 है, तो यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये पूरी 16 है। एनपी 2 है, ठीक है, दिस एनपी इज 2, यहां से यहां तक 2 है, सही है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द रेडियस, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। एक रेडियस की लाइन बनाते हैं ऐसे, और एक यूं भी बना सकते हैं, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है, रेडियस अननोन है। पहले बच्चों बताओ कि मैंने जो डायग्राम बनाई है ये सबको समझ आई, कैसे बनाई? सही सही सही। इस वाले पार्ट में ये तो 22 पूरे की है ना, ये 22 पूरे की है, तो एक्स तो इन्होंने सिर्फ इतना पार्ट बोला है, सो डेफिनेटली ये 22 नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट ये पूरा 22 है, तो एक्स जो होगा वो 22 का हाफ होगा, दैट वुड बी 11 सेंटीमीटर्स। ओके, सो गुड, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। कैलकुलेट द रेडियस, सही है। अब रेडियस निकालने के लिए एक काम करते हैं कि हमें पता है कि ये पूरा जो ओपी है और ओ एक्स है, ये दोनों रेडियस है, यानी कि रेडियाई हैं। ओ एक्स एंड ओपी आर इक्वल, ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओपी, ठीक है, बिकॉज ये भी ओ एक्स रेडियाई है, तो ओपी इज ऑल्सो रेडियाई। सो ये पूरी जो लाइन होगी, हमें फाइंड करना है रेडियस, यानी कि हमें ये पूरी चीज निकालनी है। ये पूरी चीज निकालने के लिए अगर मैं कहूं कि इतना पार्ट क्या होगा, सिर्फ इतना पार्ट, ये इतना पार्ट क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे? पहले हम एक काम करते हैं, रेडियस निकालने के लिए इतना पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। और इतना पार्ट निकालने के लिए हमें और क्या क्या चीजें चाहिए? एनपी गिवन है, सही है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने यूं ले लिया कि लेट्स से दिस इज r-2, ये पूरी चीज हम ले लेते हैं r-2, सो हमारे पास ओ एन आ जाएगा। हम्म, देखो इसको हम यूं करते हैं, इसमें हम पाइथागोरस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इस चीज को मैं ले रही हूँ ओ एन को r-2 के बराबर, सही है। अब हम आ जाओ, ये r-2 है, पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, r² इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस r-2 द होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करके r को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। r-2 कैसे आया? r-2 सुनो, देखो कैसे आया, इस तरह से आया कि ये पूरी जो लाइन है ना, ये देखो, ये पूरी जो ओपी की लाइन है, ये पूरी रेडियस है ना, ये r के बराबर है, ये पूरी जो चीज है ये r के बराबर है। उसमें से अगर मैं सिर्फ ओ एन निकालना चाह रही हूँ, अगर मैं सिर्फ ओ एन निकालना चाह रही हूँ, तो क्या होगा? ओ एन जो है वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो अगर मैं किसी तरह से ओ एन निकाल लूं, आर के टर्म्स में ही आएगा बेशक वो, क्योंकि ये पूरा जब आर है और इतना पार्ट 2 है, तो r-2 वुड बी इक्वल टू ओ एन, ठीक है। सो यही चीज मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रही हूँ, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, आई एम कंसिडरिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का ऑपोजिट ये आर है, सो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, सही है। ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, और ये हो जाएगा r² इक्वल्स टू 64 प्लस, ये बेटा प्लीज इस तरह से मत करना प्लीज, r² - 4, अगर ऐसे करोगे तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, a-b द होल स्क्वायर वाली यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, विच इज a² - 2ab प्लस b², ठीक है। तो हो जाएगा r² - 2ab प्लस b²। अब ये r² और ये r² कैंसिल हो गया, नाउ इट वुड बी 64 माइनस 4r प्लस 4 इक्वल्स टू 0, so that would be 68 minus 4r equals to 0,
68 is equals to 4r, and the value of r would be 68 divided by 4, that would be 17. So radius आ गया 17 centimeters. Therefore, radius is equals to 17 centimeters. ये value आ जाएगी radius की. Any questions? Oops. समझ आया? Question 7 of 13A. ये example questions हैं, it's on page number 381 of the booklet. The diagram shows a circle center O. Find the value of x. Okay, I can say यहाँ पे मुझे arrow head नजर आ रहा है, यानी कि angle at the center is twice the angle at the circumference. So angle at the center अगर मुझे निकालना है, ये O पर जो angle बना हुआ है bounded by 2 radii, this is a central angle. So it's twice of angle at the circumference. So 47 times 2 करेंगे. 2 7s is 14 and 2 4s is 8 and 9. ठीक है? So 94 degrees. और property क्या लग जाएगी? Property लगेगी angle at the center is twice angle at circumference. ठीक है? ये प्रॉपर्टी आपने लिख देनी है. यू गेन फुल 1 मार्क. ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, क्या ये दोबारा से एरो हेड है? ठीक है, बट इन दिस केस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस निकालना है, एंड एंगल ऑफ द सेंटर इज गिवन. सो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. सो डेफिनेटली 104 का जो हाफ होगा, 104 का जो हाफ होगा वो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस होगा. सो दैट वुड बी 52 डिग्री. सही है? अगेन वही प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एट द सेंटर is twice angle at the circumference. ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं. Let's do this one. All right. Spider-Man eyes. Here is a different circle. You have to find out why. Okay. So subtended arcs देख लो. क्या ये पहले दोनों सबटेंड कर रही हैं सेम आर्क की तरफ? बिल्कुल ऐसा ही है. क्या ये दोनों एंगल सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है. क्या ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं? सेम सेगमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है. दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी सारे क्राइटेरिया जो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी के थे, वो सारे क्राइटेरिया अप्लाई हो रहे हैं. सो यस, आई कैन से दैट y वुड बी इक्वल्स टू 28 डिग्रीज. और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका ये है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है? अच्छा, आपको पता है P1 में जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कितना टाइम देना होता है? अगर आप आइडियली एक A* स्टूडेंट की बात करो कि 1 मार्क में, क्योंकि A* स्टूडेंट क्या होता है, वो अपना पूरा पेपर प्लान करके जाता है. उसको पता है कि इतनी टाइम ड्यूरेशन है और इतनी टाइम ड्यूरेशन में इतने इतने मार्क के मेरे पास सवाल आएंगे, टोटल इतने मार्क का पेपर होगा. उसको सारी चीजों का आइडिया होता है. फिर वो इसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस प्लान रखता है. यानी कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने 30 सेकेंड्स से ज्यादा, 30 सेकेंड्स, ये मैं आइडियल आपको बता रही हूँ, जो A* स्टूडेंट की प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम 1 मार्क के क्वेश्चन में नहीं देना होता. ठीक है, P1 की बात कर रही हूँ. सो 30 सेकेंड्स आपने आइडियली अपने माइंड में प्लान करने हैं. ठीक है, कि 1 मार्क के क्वेश्चन में इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना. और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, वो सवाल ऐसा है कि थोड़ा अजीबो गरीब वियर्ड सा सवाल आ गया है एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, सो देखो, देखने से ना क्वेश्चन को, जब पेपर हाथ में आता है आप क्वेश्चन देखकर अंदाजा लगा लेते हो कि भाई ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, ये मेरे लिए पॉसिबल है. अगर लग रहा है कि हो जाएगा, सो गो फॉर इट.
लेकिन अगर लग रहा है, देखने से ही समझ आ जाता है, 10 सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हो कि ये होगा नहीं होगा मुझसे। 1 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन की, जिसमें कोई रीडिंग इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपने सिर्फ देख के डिसाइड करना है, अगर हो रहा है गुड इनफ, अगर नहीं हो रहा तो उस सवाल पर टाइम वेस्ट करने की बजाय पहले आप आगे के सवालात सॉल्व कर लो। सही है ना? ये मिस शफक की बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको बहुत काम आएगी, कि आपने आगे के सवालात को पहले सॉल्व कर लेना है, जो आप सोच रहे हो कि ये मुझसे आसानी से हो जाएंगे। जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे ना, जो आपको आता है, सो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इतनी सारी चीजें तो मैंने कर ली, अब जो चीजें रह गई ना, तो आप थोड़ा एक लाइट फील करोगे कि मैं चलो कम से कम इतने मार्क्स तो मैंने सिक्योर कर लिए। फिर आप दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ आओ जो रिमेनिंग टाइम बचता है, एंड देन यू थिंक अबाउट इट, सोचो सोचो सोचो, फिर उस पर आप टाइम दे भी सकते हो। रिलैक्स हो गए ना कि इतना सारा पेपर तो मेरा अटेम्प्ट हो गया। सही है? सो इज इट इम्पोर्टेंट टू गिव रीजनिंग? नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यू विल नॉट गेन मार्क, यू विल नॉट गेन मार्क अगर आपने रीजनिंग नहीं करी, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप रीजनिंग याद नहीं कर पा रहे। लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन हमेशा इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं होते। अच्छा आ जाओ। द डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। द मोस्ट कॉमन ब्लंडर, 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर पता है क्या लगा के आते हैं? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। नो, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ फेल होने वाली है, ठीक है ना? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसको 84 का जो हाफ होगा वो W हो जाएगा, सो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, W यहाँ पर X लिखा हुआ है, प्लीज मिसप्रिंट है, इसको सही कर लो, ये होगा W, ये W है, ठीक है। W फाइंड आउट करें, तो W फाइंड आउट करने के लिए एंगल एट द सेंटर वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। सॉरी 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 सॉरी, एंगल एट द एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला ब्लंडर आता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्या आपको लगता है एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है, जैसे हमने ऊपर लगाई थी? ये देखो, 28 और y को इक्वल लिया था, तो उसमें क्या था कि हमारे जो दोनों पॉइंट्स है ना, वो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो देखो सर्कमफ्रेंस पर लाई नहीं कर रहे ना, एक सेंटर पर है और एक सर्कमफ्रेंस पर है, तो यहाँ पर एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी में ब्लंडर आता है। सही है ना? तो यहाँ पर हमारा लगेगा कौन सा? यहाँ पर हमारा लगेगा एंगल, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। सही है? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि 84 डिवाइड बाय 2 वुड बी 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा W। एनी क्वेश्चंस? ये सवाल समझ आया? ये सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये एंगल एट द सेंटर वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। मूव अहेड, ये वाला सवाल करते हैं। O is the center of the circle. Angle PRS is equals to 134. Find the size of the reflex angle POQ. सही है, सेंटर बता दिया O है, इसके बाद एंगल PRS। अच्छा, एंगल PRS ये आपको दे दिया है 134 डिग्रीज। ऑल्सो नोट करो कि जो QRS है ये एक स्ट्रेट लाइन है। सही है। फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्स एंगल POQ कौन सा वाला होगा? व्हाट डू यू थिंक? ये वाला रिफ्लेक्स होगा? देखो मैं जूम इन कर रही हूँ। POQ जो हमसे पूछा है, स्क्रीन पर हाथ रख के बताओ जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये वाला होगा। POQ, थम्स अप शो करो। रिफ्लेक्स एंगल POQ, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि POQ रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा जो मैंने अब बनाया है स्क्रीन पर, अब वो बताओ, डू यू थिंक ये वाला होगा? तो थम्स अप शो करो। क्यों? मुझे अभी जो जो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने दोनों में नहीं थम्स अप किया ना, मुझे उनसे उनसे बताइए, वो बताएंगे। सुनो,
साइज ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, पहली बात तो ये है, वो रिफ्लेक्स एंगल वो वाले एंगल्स होते हैं जो कि बिटवीन 180 एंड 360 होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं रिफ्लेक्स एंगल जो कि बिटवीन 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होते हैं, सही है। अब आपको ये वाला एंगल अगर आप कह रहे हो, डू यू गाइस थिंक कि ये 180 से बड़ा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये 180 से बड़ा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं ये वाला एंगल बनाऊं नीचे की तरफ, तो ये देखो, ये पूरा एंगल 180 से बड़ा लग रहा है और 360 डिग्री से छोटा है, डेफिनेटली, बिकॉज पूरा तो सर्कल नहीं है ना, तो 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है। लेकिन हाउएवर अगर आप ये वाला एंगल बनाते, सो ये तो मुझे एक ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, ठीक है। इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्रीज। सो जो पर्पल से बनाया है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ये रिफ्लेक्स एंगल है। सो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो एज आई सेड दैट QRS इज अ स्ट्रेट लाइन, QRS इज अ स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है ना कि बाहर हो, आप देखो तो सही, यहाँ पर बाहर अगर मैं बनाऊंगी तो ये तो ऑब्ट्यूज तो नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये ऑब्ट्यूज होगा, ये रिफ्लेक्स तो नहीं होगा, है ना। सो QRS इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोगों ने ये वाला अगर एंगल निकाल लिया, PRQ, so that would be 180 degree minus 134 degrees, right? So ये हो जाएगा 50 and 40, this is 46, so this angle over here is 46. अब इस एंगल की सबटेंडेड आर्क बन रही है ये वाली, PQ इज द सबटेंडेड आर्क, वेयर एज अगर आप इस रिफ्लेक्स एंगल की बात करो तो उसकी आर्क डिफरेंट तरफ है, ठीक है। सो आई कैन नॉट अप्लाई फॉर नाउ, आई कैन नॉट अप्लाई ओवर हियर कि एंगल एट द सेंटर वुड बी इक्वल टू वुड बी जो है डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है, ये 46 है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ. So how am I going to find out? If somehow I can find out this angle over here and then 360 से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, है ना। सो ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है, इसका डबल जो होगा वो ये वाला एंगल होगा जो मैं ब्लू से बना रही हूँ। 46 का जो डबल होगा वो ये वाला एंगल होगा, यानी कि 46 मल्टीप्लाई बाय 2 would give you angle at the center 92 डिग्रीज, ठीक है। सो ये 92 डिग्रीज आ गया, और आपने क्या करना है कि आपने 360 डिग्री में से 92 डिग्रीज माइनस करना है। सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस रिफ्लेक्स एंगल POQ. सो 360 डिग्रीज माइनस 92 डिग्रीज आप करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 268 डिग्रीज। ये आपका बाहर वाला POQ फाइंड करके, बाहर वाला POQ फाइंड करके वी विल फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 360। हाँ यही किया है, ठीक है, यही किया है मैंने। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया आपको। सबसे पहले आपने क्या किया कि ये स्ट्रेट लाइन थी QRS, आपने 100 एंड ये पूरा 180 है ना, 180 में से आपने 134 को माइनस करा तो आपके पास एंगल एट द सर्कमफ्रेंस आ गया, और एंगल एट द सर्कमफ्रेंस की जो आर्क थी वो PQ थी। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यस, इट्स फॉर 3 मार्क्स, इट्स फॉर 3 मार्क्स। सो आपने सबसे पहले जो है फर्स्ट मार्क जो आपने गेन किया ना, वो गेन करा इस पॉइंट पे, जब आपने ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस निकाला। जब आपने एंगल एट द सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, फिर उसका आपने डबल करा तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। इसके बाद आपने 300, ये 1 मार्क यहाँ, 1 मार्क यहाँ और 1 मार्क फाइनली आपको यहाँ फाइनल आंसर का मिलता। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल POQ. ABCD is a cyclic quadrilateral
अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यानी कि चारों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं सर्कल के, और जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट्स अ 4 मार्क का क्वेश्चन। सही है। अच्छा, ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, इट्स एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। किस तरह से सॉल्व करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो हम एक काम करते हैं कि हम पहले तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लिख देते हैं, और दूसरे केस में हम लिख देते हैं 2x प्लस 15 प्लस वाई माइनस 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अच्छा, ये तो आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हम बनाते हैं, और 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना? सो एक काम करते हैं कि पहले इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करने के लिए ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव ओवर हियर 45 minus 10 35 30 equals to 180. The 2x plus y is equals to, then this is going to be 210, and this is your equation number 2. So let's solve 1 and 2 simultaneously. Solve 1 and 2 साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस इक्वेशन की गेम पता है ना? अलजेब्रा का जब चैप्टर करवाया था तो उसमें पूरा करवाया भी था मैंने। सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली दो तरीके से हो सकता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको फॉलो करो। मुझे यहाँ हमेशा अपने सिंस माय ओ लेवल्स मुझे अब एलिमिनेशन ज्यादा सुटेबल लगता था। ठीक है, सो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by -1. So it would be x minus x minus y equals to minus 180, and 2x plus y is equals to 210, plus y minus y cancel हो गया, सही है ना? तो ये क्या हो गया? x equals to 30, x की वैल्यू आ गई 30। सो अगर x 30 है सो डेफिनेटली जो y है वो होगा आपका क्या? इसमें डाल लो, और वैसे भी समझ ही आ रहा है ना कि अगर ये 30 है तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए, तो y की वैल्यू होगी 150 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी के थ्रू। सो x plus y is equals to 180 degrees, and this would be 30 plus y equals to 180. So y therefore is equals to 150 degrees। पूरा सवाल समझ आया? 4 मार्क का क्वेश्चन था ये। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। ऑल क्लियर तो थम्स अप, कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर ओ, AT एंड BT आर टेंजेंट्स। अच्छा सही है, सर्कल का सेंटर दे दिया है O, AT और BT टेंजेंट्स है। काइट शेप थ्योरम मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है। वी हैव अ काइट ओवर हियर, टेंजेंट यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट T जो है इट्स द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो इन टेंजेंट्स के साथ ज्वाइन हुआ है, तो यानी कि आई कैन से कि AT जो है उसकी लेंथ जो है वो BT के बराबर होगी। ठीक है, व्हेन द टेंजेंट्स आर कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल पॉइंट सो द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। नाउ ये इसके अलावा ये तो थ्योरम नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर जो OB है वो रेडियस है, और रेडियस जो है वो जब टेंजेंट के साथ मर्ज करता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। सिमिलरली OA भी रेडियस है तो वो AT के साथ मर्ज कर रहा है, तो ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री जब है तो 90 में से हम 32 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो 90 माइनस 32 would be 58 degrees. So that would be the value of x. प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे? रेडियस meets the tangent, रेडियस meets the tangent। सही है। इसके बाद y कैसे निकालोगे? देखो y निकालने के लिए ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है?
कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसलीस, दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल की दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल है. सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड ऑब्वियसली दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल ओवर हियर. ठीक है ना? सो आई कैन से कि अगर ये है इस साइड के ऑपोजिट x, तो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल भी x होगा. तो हम y निकालने के लिए 58 प्लस 58 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 करेंगे. और प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, बिकॉज आइसोसलीस ट्रायंगल है ना. अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, तो ये बनेगा 116 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. 180 minus 116 would give you y, so that would give you 66 है ना? 66 आ रहा है. Oh, 64. Y is equals to 64. ठीक है? That is going to be our final answer. All right. So enough of circle theorems for today.